हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी दोस्तों। और एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक भूगोल विषय पर भी हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी दोस्तों। तो जल्दी कीजिए और सारी वीडियोस क्रम से देखिए। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक सभी विषयों की एनसीईआरटी पुस्तकों की कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी दोस्तों। तो बनी रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल पर। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 9 भूगोल विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसकी 4 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा 5वां अध्याय है। तो शुरू करते हैं अध्याय 5, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियां, घास तथा पक्षियों को देखा है? बिल्कुल देखा होगा। क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। तो हमारा देश बहुत विशाल है, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत खूबसूरत है ना। तो इसमें अनेक प्रकार के पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, है ना, पाए जाते हैं। और आप सोच भी सकते हैं कि किस किस प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी पाए जाते हैं, है ना। आप जो न्यूज़ होती हैं, जो डिस्कवरी चैनल है, नेशनल जियोग्राफी चैनल है, इन पर दिखाई जाती है ना। तो कितनी मतलब बेहतरीन बेहतरीन जानवर आपको दिखाई जाते हैं, कितनी बेहतरीन पेड़ पौधे दिखाई जाते हैं, फूल पत्तियां, है ना, फल, ये सब कैसे दिखाई जाते हैं ना। तो ये सब बता रहे हैं। आगे देखिए, हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 34 स्थान पर है। कह रहे हैं कि दुनिया में जो 12 जैव विविधता वाले देश हैं, उनमें हमारा देश 10वें स्थान पर आता है। ठीक है। और एशिया महाद्वीप में ये चौथे स्थान पर आता है। ठीक है। आगे देखिए, भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं। हमारे देश में लगभग 15,000 प्रकार की क्या है, फूलों के पौधे। ठीक है। जो कि विश्व के फूलों के पौधों का 6% है। ठीक है। जो कि विश्व के फूलों के पौधों का कितना प्रतिशत है? 6%। ठीक है। आगे देखिए, इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं। हमारे देश में बहुत से पौधे ऐसे हैं जिनमें फूल ही नहीं लगते। ठीक है। अब ठीक है, आगे कह रहे हैं जैसे कि फर्न। फर्न एक पौधा होता है जिस पर फूल नहीं आती। ठीक है। और शैवाल, इस पर भी पौधे, सॉरी, इस पौधे पर भी फूल नहीं आते। ठीक है। आगे देखिए, जिसे एलेगी बोलते हैं, तथा कवक, ठीक है, ऐसे फंजाई बोलती हैं, ठीक है, भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां, 90,000 प्रकार की जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती हैं। ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक। आगे देखिए, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है दोस्तों? ये बिना मानवीय हस्तक्षेप के उगती हैं। ठीक है, पैदा होती हैं। ठीक है। आगे कह रहे हैं जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप है पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत लंबे समय तक मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, जब तक मानव उसको मतलब काटे या उसमें मतलब वहाँ की वातावरण में आकर रहने न लगे और उन पर अपना हस्तक्षेप न करने लगे। ठीक है। तब तक की बात चलिए। आगे देखिए, इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। बहुत सी वनस्पतियां ऐसी होती हैं जहाँ पर मानव इंसान जाकर रहने लगता है, फिर उन पर उनका प्रभाव पड़ता है, मानव उनको काटेगा, उनको फिर अपने ढंग से मतलब
जल वगैरह उनमें देता है, पानी देता है ना, या उनको मतलब उनकी बीज वगैरह ली जाकर कहीं और बोने लगता है, तो वो मानव का हस्तक्षेप हो जाता है। फिर वनस्पति तो वो वही रहती है, फिर उसको अपनी ढंग से मानव उगाता है। ठीक है, इसे अच्छत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो हैं, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं कहलाती, नहीं है। ठीक है, जो खेती बाड़ी हम लोग करते हैं, हमारे देश के जो महान किसान लोग होते हैं, ये खेती बाड़ी करते हैं, और जो बागानों में फल फूल पैदा करते हैं, सब्जियां पैदा करते हैं, ठीक है, ये वनस्पति तो होते हैं, ठीक है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज कहते हैं। ठीक है, वो तो सिंपल बात है, जैसे कि हमारे देश की ही कोई वनस्पति फिर है है वो देसी कहलाएगी, ठीक है, और जो विदेशी कोई वनस्पति है वो विदेशी कहलाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल बातें हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आ चुकी होंगी। ठीक है, वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में, वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह क्या कह रहे हैं, इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बताता है। ठीक है, प्राणी जगत प्राणी जगत सॉरी जगत प्राणी जगत जानवरों के विषय में बताता है। हाँ, ये बोल रहे हैं। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्न कारणों से पाई जाती है। जो वनस्पतियां हैं और जो जो जीव जंतु होते हैं, प्राणी, इनमें भिन्नता या विविधता निम्न कारणों से पाई जाती है। ठीक है, इनमें जो अंतर होती है, ठीक है, किस किन कारणों से पाई जाती है, तो इन निम्न कारणों से। देखिए, धरातल, अब धरातल को हम मतलब देखते हैं कि कहाँ पर कैसी धरातल भूमि पाई जाती है, उसकी वजह से इन जीव जंतुओं पर, पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, भूभाग, भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। ठीक है, भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या वर्तमान सॉरी सॉरी वर्तमान नहीं, क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? आप बताइए, क्या हो सकता है ऐसा? क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। ठीक है, धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो धरातल का स्वभाव होता है, ठीक है, जो मिट्टी होती है, उपजाऊ कम उपजाऊ, है ना, बंजर, है ना, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, और जो भी मिट्टियाँ होती हैं, पर्वतीय मिट्टी, पठारी मिट्टी, मैदानी मिट्टी, ठीक है, रेगिस्तानी मिट्टी, दलदली मिट्टी, ठीक है, तो इनका प्रभाव वनस्पति पर बहुत पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए। उपजाऊ भूमि पर प्राय कृषि की जाती है। जो उपजाऊ भूमि होती है उन पर क्या होता है, खेती बाड़ी की जाती है। क्यों की जाती है भाई? उपजाऊ होगी तो अधिक से अधिक उससे उत्पादन होगा, अधिक से अधिक उत्पादन होगा तो हमारे देश के किसान संपन्न होंगे, है ना, और देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में उनका बहुत अच्छा योगदान होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, है ना, तरक्की करेगा। तो ये सब इसलिए उपजाऊ भूमि पर खेती की जाती है। ठीक है, ऊबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं। ऐसा होता ही है, जो ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है, ठीक है, और असमतल मतलब समतल नहीं होती, तो उस भूभाग पर क्या होती है, जंगल होंगे या फिर घास के मैदान होंगे। ठीक है, आगे देखिए। जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। जो अगर जो भी जो घास के मैदान है या जंगल है, इनमें क्या होगा, अ, जो वन्य प्राणी हैं, जो जीव जंतु होते हैं, ये रहने लगते हैं या रहते ही हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं, मृदा, मृदा को देखते हैं। मिट्टी, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा यानी मिट्टी पाई जाती है, जो विभिन्न प्रकार की वनस्पति का आधार है। क्या है? जो कि विभिन्न प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की अ, बालुई बालुई लिखिए, मरुस्थल की बालुई मृदा में कटीली झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती बन पाए जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि
मरुस्थल की बालुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ तथा वनस्पतियों तथा नदियों की डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छे से याद करना, नदियों की डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ तक हो गया, हाँ यहाँ तक होता है। मरुस्थल की बलुई भूमि मृदा में कटीली झाड़ियाँ, जो मरुस्थल भूमि होती है, जैसे कि हम अपने देश की बात कर रहे हैं तो राजस्थान जैसे क्षेत्रों में क्या क्या है, अ, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसा कि आपने कभी किसी फोटो वगैरह में कहीं देखा होगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं और नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जो नदियाँ होती हैं उनके डेल्टाई क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, तो पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, पर्वतों की ढलानों ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो जो पर्वतीय ढलान होती हैं, वहाँ पर मृदा की परत थोड़ी गहरी होती है, क्योंकि चट्टान वगैरह होती हैं इसलिए, तो वहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जलवायु। जलवायु को देखते हैं। धरातल पर दो ही चीज़ें थी। आगे देखिए धरातल पर क्या थी, देखते हैं। ये ऊपर धरातल पर भूभाग था, ठीक है, और मृदा थी। ठीक है, अब देखते हैं जलवायु। जलवायु में क्या देखना है, तापमान, वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती हैं। तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती हैं। ठीक है, तो जैसा कि तापमान कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, कहीं सामान्य होता है। ठीक है, कहीं कहीं बहुत अधिक होता है, कहीं बहुत कम होता है। ठीक है, और वायु की नमी, कहीं पर वायु में थोड़ी हीट होती है, कहीं वायु में थोड़ी नमी होती है। ठीक है, तो ये भी है। आगे कह रहे हैं हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पठारों पर, सॉरी प्रायद्वीप के पहाड़ों पर, पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है। तो जो हिमालय पर्वत है, इसकी 900 मीटर की ऊंचाइयों पर, लगभग 900 मीटर की बात कर रहे हैं, तो क्या है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए मैं लगभग शब्द का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है, तापमान में गिरावट होती है, तापमान वहाँ पर कम होता है, यानी सर्दी जैसा माहौल रहता है। ठीक है, अक्सर सर्दी ही पड़ती है, सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बर्फ़ गिरती है। ठीक है, तो ये वनस्पति को क्या बढ़ने और पनपने से प्रभावित करती है। ठीक है, और उन्हें उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पति में परिवर्तित कर देती हैं। अब देखिए, उष्णकटिबंधीय एक नॉर्मल जो स्थिति होती है, ठीक है, जहाँ पर थोड़ी ज़्यादा गर्मियाँ रहती हैं, ठीक है, गर्मी रहती है, ठीक है, गर्मियों का माहौल रहता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, उससे बदल जाती है, से प्रभावित करती हैं, उससे उष्ण कटिबंध से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में प्रभावित कर देती हैं, परिवर्तित करती हैं। ठीक है, तो ये शीतोष्ण क्या है, बहुत अधिक, अल्पाइन जो है बहुत अधिक, शीतोष्ण और अल्पाइन ये ठंडी क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ से शुरू करना है। हाँ, ये बहुत अच्छा एक ग्राफ बना हुआ है, इसको अच्छे से आप समझें, पढ़ें। ठीक है, ये सोर्स कहाँ से लिया गया है, तो सबसे नीचे देखिए, भारत का पर्यावरण एटलस जून 2001, केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली। ठीक है, ये इसका डाटा है, सारणी 5.1 है, वनस्पति खंडों के तापमान की विशेषताएं। देखो, पहले वनस्पति खंड, औसत वार्षिक तापमान, जनवरी में औसत तापमान। ठीक है, टिप्पणी इस पर दिखना है। ठीक है, तो देखिए, उष्ण कटिबंधीय वनस्पति है अभी, उष्ण, तो ये औसत तापमान के पूरे साल भर का तापमान कितना रहता है यहाँ पे, तो 24 सेंटीग्रेड से सेल्सियस से अधिक रहता है। ठीक है, सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस एक ही बात है। तो हम, ठीक है, और जनवरी में रहता है लगभग यहाँ पे 18 डिग्री से अधिक। ठीक है, यहाँ पर कोई पाला नहीं पड़ता। ठीक है, और उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, उपोष्ण, ठीक है, तो यहाँ पे 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है, और जनवरी में 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। ठीक है, और यहाँ पाला कभी कभी पड़ता है। ठीक है, और शीतोष्ण कटिबंधीय, तो शीतोष्ण यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है जनवरी में,
-1 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, तापमान रहता है। कभी कभी पाला और कभी कभी बर्फ भी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अल्पाइन वनस्पति, अल्पाइन 60 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान रहता है यहाँ पे, ठीक है, साल भर का औसत। और जनवरी का औसत तापमान देखते हैं तो -1 डिग्री से कम रहता है हम जनवरी में यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बर्फ़ गिरती है, ठीक है, तो बर्फ़ गिरती है यहाँ पे। आगे देखते हैं, ये आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं ये नोट करके आप इसको अच्छे से याद कर लें, ठीक है। आगे देखिए सूर्य का प्रकाश, तो तापमान में ही चल रहे हैं अभी। सूर्य का प्रकाश, किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण क्या है, प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि प्रकाश की अधिक समय तक मिलने के, जो प्रकाश है सूर्य का प्रकाश अधिक समय तक मिलता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। आप दोस्तों ये आपको बहुत अच्छा फैक्ट मिला है कि किस ऋतु में पेड़ पौधे अधिक तेजी से बढ़ते हैं, तो आप कह सकते हैं कि गर्मियों में, ठीक है। ज्ञात कीजिए, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए बरसड़, ये तापमान जलवायु में ही चल रहे हैं अभी, ठीक है। बरसड़, भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक एवं पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। भारत में जो वर्षा होती है हमारे देश में, ये कब होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जब ये जून से सितंबर तक आती है, ठीक है। ये आगे बढ़ने वाली वर्षा कही जाती है, ठीक है। एवं उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है, तो ये पीछे हटती हुई मानसून कहलाती है, ठीक है, वर्षा कही जाती है, ठीक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों के बीच सघन वन पाए जाते हैं। अब दोस्तों ये सभी हम जानते ही हैं कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पेड़ पौधे अधिक पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जल की पूर्ति होती रहती है, ठीक है, इसलिए। और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पेड़ पौधे कम क्यों पाई जाएंगी? क्योंकि पेड़ों में जो जल की पूर्ति है वो कम हो पाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, ज्ञात कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? तो देखिए यहाँ पे हमें अच्छे से समझना है। वन नवीनीकरण योग्य संसाधन है। जो वन होते हैं पेड़ पौधे, ठीक है, ये नवीनीकरण संसाधन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे यदि इंसान इनका बेहतर तरीके से उपयोग करे और बेहतरी तरीके से इनका मतलब जो है वो जितने पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं उतने लगाए जाएं, है ना। तो ये नवीनीकरण संसाधन है, ठीक है, समझ रहे हो। आगे कह रहे हैं कि और इनका मतलब कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उगते हैं, कटते हैं, मतलब इंसानों के द्वारा काट लिए जाते हैं। यदि लगाएंगे नहीं तो काटते रहें तो फिर उनका नुकसान ही नुकसान है ना। फिर तो वो हमें दोबारा प्राप्त नहीं हो पाएंगे ना। उसके बावजूद भी ये नवीनीकरण संसाधन है यदि इसका मनुष्य ठीक से उपयोग करे, समझ रहे हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक एक बार कोई पेड़ काट लिया जाए, यदि उसकी जगह दूसरा पेड़ लगा दिया जाए तो ये दोबारा कुछ सालों में हमें पुनः प्राप्त हो जाता है, ठीक है। या पेड़ की टहनियाँ काट लेते हम, कई बार देखा होगा बड़ा विशाल पेड़ होता है, उसका टहनियाँ काट काट कर हम लोग यूज़ करते रहते हैं और वो दिनों दिन बढ़ती रहती हैं, ठीक है। तो ये नवीनीकरण योग्य संसाधन है, ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जो वातावरण है हमारा पर्यावरण, इसके लिए इसकी गुणवत्ता हमारे लिए बेहतर वातावरण पैदा करने के लिए, हमारे लिए बेहतर वातावरण उत्पन्न करने के लिए कह सकते हैं ये मुख्य भूमिका निभाती है। यानी कि पेड़ों के द्वारा हमारा वातावरण कैसा कर दिया जाता है, बिल्कुल शुद्ध, ठीक है। यदि पेड़ पौधे ना हो तो हमारा वातावरण दूषित हो जाए और हम मतलब ठीक से सांस भी नहीं ले पाएंगे, है ना। तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये सोखते हैं, ऑक्सीजन को वातावरण में उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये सब आप जानते ही हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये स्थानीय
जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये स्थानीय जलवायु यानी कि जो हमारे आसपास की जलवायु होती है उसको नियंत्रित करती है, मृदा अपरदन को नियंत्रित करते हैं तथा नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, आगे देखिए ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं। अब देखिए दोस्तों ये कितना महत्वपूर्ण बात है। वृक्ष और जो भी पेड़ पौधे होते हैं ये उद्योग धंधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी उद्योग धंधा देख लीजिए आप, वृक्षों पर निर्भर होगा, है ना। ठीक है, तो ये उद्योग धंधों का क्या है, आधार। बहुत से उद्योग धंधे वृक्षों पर ही चल रहे हैं, है ना। आगे देखिए क्या करें, तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। बहुत सी समुदाय ऐसे हैं जो पेड़ पौधों से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, है ना। बहुत से समुदाय। ठीक है, आगे आपको बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या करें, ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं कहीं भी हम लोग जाते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड में घूमने, जम्मू कश्मीर में घूमने, तो वहाँ पर पेड़ पौधों की वजह से ही तो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का मौसम सुहाना रहता है, वहाँ पर वादियाँ होती हैं अच्छी अच्छी, है ना, सुंदर दृश्य होते हैं। ठीक है, तो क्यों, इसी की वजह से। ठीक है, पेड़ पौधों की जो वहाँ पर भूमिका है उसकी वजह से। ठीक है, आगे देखिए, तो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं। ये पेड़ पौधे होते हैं जो पवनें हैं, हवाएं हैं, इनको भी नियंत्रित करती हैं और तापमान को भी नियंत्रित करती हैं। ठीक है, और वर्षा लाने में भी सहायक होती हैं। अपने दोस्तों पता होगा कि जहाँ पर अधिक वन होती हैं वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। ठीक है, जहाँ पर वन नहीं होती हैं वहाँ पर वर्षा अ, नहीं होती है या बिल्कुल कम होती है। ठीक है, तो आगे देखिए, हाँ, इनमें मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय। हाँ, इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय। अब दोस्तों बहुत सालों पहले जो पेड़ पौधे जमीन में दब गए थे उनसे आज हमें कोयला प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और उससे पहले भी जो जीव जंतु भी जो वनों में रहती थी हजारों लाखों साल पहले, तो उससे क्या हो रहा है कि डीजल पेट्रोल जैसी अम, जो खनिज संसाधन है ये मिल रहे हैं। ठीक है, लिक्विड है हालांकि वो तरल रूप में। ठीक है, तो ये सब जीवाश्म में मिलती हैं। ठीक है, और वन्य प्राणी जो हैं जीव जंतु, इनको आश्रय मिलता है, उनको घर, उनके लिए कोई घर तो बना के आता नहीं है जंगलों में, वो खुद ही वहाँ पर रहते हैं, पेड़ पौधों पर रहते है ना, रहती हैं, और पेड़ पौधों के नीचे अपनी गुफाएं बना कर रहती हैं, है ना। और उनको जंगलों में खाना भोजन जो भी कुछ मिलता है सब उन पर ही वो निर्भर रहते हैं, है ना। तो ये आगे देखिए, भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कालों से बहुत बदलाव आया है। जो भारतीय प्राकृतिक वनस्पति है इसमें कई कारणों से, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे बदलाव आया है। जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं। ठीक है, तो भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई प्रकार से बहुत बदलाव आया है। क्यों, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग। अब दोस्तों जैसे कि जो वनस्पति खेत जंगलों में जो लोग बाग हैं वो दिनों दिन अपने जंगलों को काट कर खेती बाड़ी करते जा रहे हैं, है ना। अब उनकी भी मजबूरी है और ज़रूरी भी है। ठीक है, और आवश्यकता दोस्तों कुछ भी करवा देती है इंसानों से, है ना। तो ये इसलिए जंगलों को काट कर खेती की जा रही है, धीरे धीरे वो खेती की जाती है। खेती के बाद कुछ समय बाद वहाँ पर फिर जो शहर बसा दिए जाते हैं, है ना। गांव गांव से शहर ऐसे हो जाते हैं। और ठीक है, और कहीं पर भी मतलब कहीं कहीं पर भी तो क्या होता है कि जो जंगल वगैरह है उनको काट कर वहाँ पर उद्योग हैं, फैक्ट्रियाँ खोली जाती हैं। ठीक है, तो ये प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव लाने वाले कारण हैं। ठीक है, आगे देखिए, हाँ, यहाँ से पढ़ना है हमें। और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहा है। अब दोस्तों बहुत सी वन्य क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर पशुओं के लिए चारागाह जो वो हैं वो बना दिए जाते हैं। जैसे कि कोई वन है सुरक्षित है, ठीक है, वहाँ पर पशुओं को चराना शुरू कर दिया जाता है, पेड़ों को काट काट कर उनको खिलाया जाता है। वहाँ पर घास होती है उनको खिलाया जाता है, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनको खिला दिया जाता है। तो वो 1-2 फुट के होते हैं, वो वन्य जीव जंतु उनको खा लेते हैं। तो वो फिर वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं ना, इसलिए। और
भी अन्य कारण हो सकते हैं, जैसा कि लोगों के द्वारा फिर वनों को काट कर वहाँ पर अपना जो भी घास के मैदान है वो बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वन्य क्षेत्र कम होता जा रहा है। ठीक है, ये परियोजना है, आप इसको देख लें। ठीक है, आप इसको गूगल यूट्यूब से कहीं से सर्च करके इसको पढ़ने के बाद अच्छे से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। देखिए दोस्तों, ये 2003 का आंकड़ा है। 2003 में भारत में वनों का क्षेत्रफल कितना था? तो 68 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत के बहुत से भाग में वन्य क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। अब भारत में बहुत सा ऐसा वन्य क्षेत्र बचा हो, मतलब रह गया है जो प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, सॉरी, जो अब प्राकृतिक नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ उसके आसपास लोगों ने अपने शहर बसा लिए हैं, घर बना लिए हैं, फैक्ट्रियाँ खोल ली हैं। ठीक है, उद्योग धंधे चल रहे हैं। ठीक है, और उनकी जो भी हैं आसपास की लोग, वो वनों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए अब उनको प्राकृतिक नहीं कहा जा सकता। ठीक है, कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या असंपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ अगम्य क्षेत्र जैसे हिमालय का क्षेत्र है। ठीक है, मध्य भारत जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़, ऐसा इसका क्षेत्र। ठीक है, और मरुस्थल जो राजस्थान का कुछ ऐसा दुर्गम क्षेत्र है। ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं जहाँ प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं। ठीक है, इनको छोड़कर शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है। तो इन जो क्षेत्र बताए जा रहे हैं, इन क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सब क्षेत्रों पे मनुष्य ने कहीं पर अधिक कहीं पर ज़्यादा अपना हस्तक्षेप किया है। इस वजह से ये कहीं तो पूरी तरह से मतलब प्रभावित हुई हैं या कहीं कम प्रभावित हुई हैं। ठीक है, तो ये हो गया, या फिर बिल्कुल निम्न कोटि के हो गए हैं। ठीक है, या पर भी कह सकते हैं बिल्कुल ही समाप्त हो गए हैं मानवीय हस्तक्षेप से ही वन। ठीक है, ये परियोजना है, आप इसको देख लिए कहीं यूट्यूब गूगल से कहीं सर्च करके। ठीक है, अब देखिए, क्या आप जानते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत का क्षेत्र का 21.05% है। ठीक है, तो ये आप इसको जानकारी को याद रखें। ठीक है, अगली वनस्पति के प्रकार, हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो चित्र 5.3 में देखेंगे अभी, ये है, इसको आप अच्छे से देख लें। ये भी आंकड़ा है, कहीं कहाँ से लिया गया आंकड़ा है, ये देखिए, ये नीचे देखेंगे हम, सोर्स इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013-14। ठीक है, ये हर एक स्टेट की दी गई है इसमें जानकारी। ठीक है, आप इसको देख लें अपने हिसाब से। ठीक है, आगे देखते हैं तो भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो ये देखिए, यहाँ से नंबर 1, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। नंबर 2, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। नंबर 3, उष्ण कटिबंधीय वन तथा झाड़ियाँ, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ। ठीक है, नंबर 4, पर्वतीय वन, पर्वतीय वन। ठीक है, नंबर 5, मैंग्रोव वन। ठीक है, आगे देखते हैं, ये चित्र दिया गया है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का। ठीक है, ये स्थल है नीचे, फिर ये झाड़ियाँ हैं, 5 मीटर नवीन वृक्ष है, ये वगैरह, ये सब आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेना। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, आगे देखिए। हाँ, अब नंबर 1, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, कौन सा है ये? वर्षा वन या सदाबहार वन होते हैं, एक ही है। हाँ, ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट पर सीमित हैं। ठीक है, तट तक सीमित हैं। ठीक है,
ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक छोटे समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। तो ये वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और कुछ समय के लिए यहाँ पर मौसम शुष्क रहता है। ठीक है, शुष्क यानी नमी रहती है, वो मौसम हीट रहती है, हीट वाला मौसम रहता है, नहीं गर्मियों का मौसम। ठीक है, आगे देखिए, इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। तो इन क्षेत्रों में जो वर्षा वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यहाँ पे क्या होते हैं, वृक्षों की ऊंचाई कितनी हो जाती है? लगभग 60 मीटर से भी अधिक होती है। ठीक है, आगे देखिए, चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएं उगती हैं। कह रहे हैं कि चूंकि यहाँ पर चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहता है, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति व झाड़ियाँ व लताएं उगती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और याद तो सभी रखना है खैर। और वनों में इनकी भिन्नताएं ऊंचाई से कई स्तर तक देखने को मिलती हैं। क्या कह रहे हैं? और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये इनमें मतलब काफ़ी अंतर देखने को मिलता है, कहीं कैसा कहीं कैसा। ठीक है, आगे देखिए, वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरी भरी रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि इन वनों में पतझड़ जैसी कोई स्थिति पैदा नहीं होती। ठीक है, पेड़, यहाँ के पेड़ अपना जो है अपनी पत्ते नहीं गिराते। ठीक है, ठीक है, अपना जो भी स्थिति है एक जैसी रहती है इनकी साल भर। ठीक है, हरी भरी रहती हैं ये पेड़ पौधे। ठीक है, आगे देखते हैं, इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष, इन वनों में व्यापारिक महत्व के जो वृक्ष हैं पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। आबनूस, एबोनी बोलते हैं जिसको। ठीक है, और एक है महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना। ठीक है, तो ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ये व्यापारिक महत्व के पेड़ हैं। ठीक है, वृक्ष हैं। आगे देखिए, इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले, ये छूट गया है यहाँ पे, पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरन है। ठीक है, तो ये हाथी, बंदर, लेमूर और हिरन है। एक सींग वाले गेंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलती हैं। ठीक है, एक सींग वाली गेंडी कहाँ पर पाई जाती हैं? इन वनों में पाई जाती हैं, लेकिन मुख्यतः इनकी स्थिति कहाँ पर है? तो असम और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। ठीक है, इनकी तो एक सींग वाली गेंडे की बात कर रहे हैं, बाकी तो सब हर जगह पाई जाती है इन वनों में। ठीक है, आगे देख लेते हैं, यहाँ से शुरू करना है नीचे। ये है, ये मैप देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। ये यहाँ पर दिया गया है, आप इसको एक दो बार अच्छे से, मैं धीरे धीरे ऊपर खिसकाता जा रहा हूँ, आप इसको देखना। ठीक है, पॉज कर करके आप इसको देख लेना और इसको मतलब नोट कर लेना। ये देखिए, हरा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदा बहार वन है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। ठीक है, तो ये आप उसको देख लें एक बार अच्छे से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी वन पाई जाती है? तो देखिए, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, देखिए कितना विशाल क्षेत्र है ये, बिल्कुल लाइट ग्रीन सा दिख रहा है ना, ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। और उसके बाद है, देखिए दोस्तों, ये सफ़ेद कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय कटीली वन। ठीक है, और उसके बाद किसकी मात्रा अधिक है? तो ये हरा भरा क्षेत्र। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, तो ये देखिए, ये तटीय इलाकों में अधिक पाए जाते हैं, जहाँ पर अधिक वर्षा वाली वगैरह होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी कम किसकी मात्रा है? पर्वतीय वन। देखिए, पर्वतीय वन ये जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, और इधर अरुणाचल प्रदेश का दिख रहा है, ये सिक्किम वाला क्षेत्र दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद है, देखिए, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन देखिए, ये बिल्कुल समुद्र के किनारे जो 2 4 3 क्षेत्र हैं, यहाँ पर पाई जाती है मैंग्रोव वन। ठीक है, और हाँ, ये हो गया। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लेना एक बार। आगे देखते हैं, इनके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार की पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाली जीव भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखते हैं नंबर 2, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन।
ठीक है। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैली हुई वन है। वो जैसा कि मैंने बताया था, बिल्कुल लाइट ग्रीन सा दिख रहा था ना, वो चित्र के बारे में चल रही उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार की वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। तो ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, ये पर्णपाती यानी ये हम कह सकते हैं, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पड़ यानी पत्ता और पाती यानी इनका गिरा देना, ऐसे आप थोड़ा टिक जैसा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो पतझड़, पतझड़ पर्णपाती है, पतझड़ ऐसा कुछ याद कर सकते हैं आप। ठीक है। तो ये अपने पत्तियां गिरा देती हैं कितने समय के लिए, 6 से 8 सप्ताह के लिए, लगभग 1 से 1.5 महीने के लिए। ठीक है। आगे देखिए, जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया है। इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, आर्द्र और शुष्क। ठीक है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ से 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, ठीक है, पूर्वी देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों की पूर्वी ढालों में पाई जाती हैं। ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। सागौन वन, सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। सागौन इन वनों की क्या है, सबसे प्रमुख प्रजाति है। आगे कह रहे हैं बांस, साल, शीशम, बांस, साल, शीशम, चंदन, ये रबैर नहीं है, ये खैर है। ठीक है। खैर, कुसुम, अर्जुन तथा सैतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इन वनों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो सागौन है। ठीक है। और उसके बावजूद भी व्यापारिक महत्व के पेड़ पौधे भी वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो वो है बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत आदि। ठीक है। आगे देखिए, शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाई जाती हैं। विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाने वाली विस्तृत क्षेत्रों में प्राय सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष होते हैं। इन क्षेत्रों की बहुत बड़े भाग कृषि कार्यों में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं। तो देखिए, जो बात कर रहे थे ना, शुष्क शुष्क वाली, 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है। इनको तो पहला तो बता ही दिया कहाँ पर पाई जाती है, और दूसरा ये बता रहे हैं, लेकिन इनको खेती बाड़ी के लिए इनको काट लिया गया है। ठीक है। शुष्क वालों को, शुष्क पर्णपाती वनों को। ठीक है। आगे देखिए, हाँ, हेतु साफ कर लिए गए हैं, और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। ठीक है। तो कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। तो ये देखिए, कटिबंधीय पर्णपाती वनों का चित्र दिया गया है। ठीक है। ये देखिए, पत्ती गिरा रही हैं ये अपना, इसलिए इसको दिखा रहे हैं। आगे देखते हैं यहाँ से। हाँ, इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्राय सिंह यानी सिंह, शेर, सुअर, हिरण और हाथी हैं। ठीक है। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुआ भी पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं, विभिन्न प्रकार के पक्षी और छिपकली, सांप और कछुए जैसे भी जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है। आगे देखिए, कटीले वन तथा झाड़ियाँ। अब ये तीसरा नंबर है। तीसरा, कटीले वन तथा झाड़ियाँ। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। वहाँ क्या होता है, कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। उत्तर पश्चिम समझ रहे हो आप? तो उत्तर पश्चिम जैसा कि राजस्थान, हरियाणा का कुछ क्षेत्र, ठीक है,
यहाँ पे, ठीक है। संपूर्ण राजस्थान और हरियाणा का कुछ क्षेत्र और गुजरात का भी कुछ क्षेत्र है उसमें, ठीक है। तो ये आगे देखिए, ठीक है, उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, देखिए मैंने बोला गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में भी है कुछ कुछ, और मध्य प्रदेश। मैंने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश नहीं जोड़ा था, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा है देखिए, तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के भी लिए गए हैं, लेकिन ठीक है। संपूर्ण राजस्थान और गुजरात का कुछ हिस्सा हरियाणा का भी, कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का भी है, ठीक है। तो ये ऐसे हैं, संपूर्ण नहीं कह सकते, इसलिए मैंने इनको शामिल नहीं किया था, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, अकासिया, अकासिया एक पेड़, कोई पेड़ होगा। खजूर यानी पाम, यूकोरफिया, यूफोरबिया, यूफोरबिया, ठीक है। ये कैसा नाम दिया गया है, आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, यू फोर माने 4, विया ये ऐसी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तथा नागफनी, कैक्टाई बोलते हैं जिसको, नागफनी को, यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियां हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इन वनों के वृक्ष कैसे होते हैं, तो बिखरे हुए होती हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। इन वृक्षों की क्या होती हैं, जड़ें बहुत लंबी होती हैं, क्योंकि वो जड़ें पानी की तलाश में बहुत लंबी फैल जाती हैं। भाई पेड़ को वो खनिज पदार्थ है और जो भी जल की पूर्ति करना है, जड़ों का ही काम होता है ना, तो जड़ें लंबी हो जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए, पत्तियां प्राय छोटी होती हैं। भाई पत्तियां प्राय छोटी क्यों होती हैं, कि भाई जल की अधिकता, यदि पत्तियां बड़ी होंगी तो जल की अधिक मात्रा उनमें चाहिए होती है उनको, ठीक है, इसलिए पत्तियां छोटी होती हैं। ये कुदरती होता है दोस्तों, ये पेड़ या तो खुद को विकसित कर लेते हैं इस प्रकार से, या उनको कुदरती रूप दिया गया होता है, ठीक है। ऐसा कि भाई जड़ें लंबी है ना, और पत्तियां छोटी, ठीक है। आगे देखिए, पत्तियां छोटी होती हैं जिसमें वाष्पीकरण कम से कम हो सके, और भाई पत्तियां छोटी होंगी तो जो पेड़ से जो भी जल वाष्प निकलता है वाष्पीकरण के माध्यम से, जल की कमी हो जाती है पेड़ पौधों में, तो वो भी कम होती है, ठीक है। और वो पर्याप्त जल उनमें रहता है, ठीक है। जितनी जड़ों जड़ों से जल उनको अवशोषित, जलें जितना भी जल ग्रहण करती हैं पेड़ की मतलब खाना पूर्ति के लिए, वो पत्तियां छोटी होने की वजह से पेड़ में बना रहता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये आगे कह रहे हैं, शुष्क भागों में झाड़ियां और कटीले पादप पाए जाते हैं। जो शुष्क भाग होते हैं वहां पर क्या, झाड़ियां और कटीले पादप पाए जाते हैं पेड़ पौधे, देखिए ऐसे, ये क्या है, तो कटीले वन तथा झाड़ियां हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इन जंगलों में प्राय चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर यानी सिंह, शेर अलग ही होते हैं, मुझे नहीं पता, आप बताना, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं, ठीक है। तो कटीले वन तथा झाड़ियों के जो भी जीव जंतु हैं, ये आप इसको इनको याद कर लें, ठीक है। आप हाल ही में याद करेंगे, तुरंत याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाता है, ठीक है। पर्वतीय वन देख लेते हैं अब। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। प्राकृतिक वनस्पति में भी क्या होता है, अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंडा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। तो देख रहे हो आप, तो ये ऊंचाई के साथ साथ आपको सब ये देखने को मिलेगा अंतर वगैरह। आगे देखते हैं, ये पर्वतीय वन, ठीक है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पट्टी वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। इनमें चौड़ी पट्टी वाले पट्टी नहीं है, पत्ती है, पट्टी वाली ओक तथा चेस्टनट जैसी वृक्षों की प्रधानता होती है। चेस्टनट जैसी वृक्ष कौन से होते हैं, तो उनकी प्रधानता यानी अधिकता होती है। आगे देखिए, 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, जैसे पाइन बोलते हैं,
देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले वृक्ष हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये वन प्राय हिमालय की दक्षिणी ढलानों और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाली भागों में पाई जाती हैं। हिमालय की दक्षिणी ढलानों दक्षिण और उत्तर पूर्व की भागों में, पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाली भागों में पाई जाती है। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर क्या है? अधिक ऊंचाई पर हाँ अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं। तो अधिक ऊंचाई पर होते हैं तो घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सी फिल्मों में हमारे उत्तर भारत की जो मैदान है, घास के मैदान, वहाँ की शूटिंग की जाती है, तो आप उनको अच्छे से महसूस कर सकती होंगी फिल्मों में। ठीक है, मुझे एक फिल्म का जो सीन याद आ रहा है, जैसे मेरी फेवरेट फिल्म भी है वो राजा हिंदुस्तानी, तो उसका आप देख सकते हैं उसमें कैसी अच्छी घास के मैदान की जो वीडियो शूटिंग की गई है, तो आप देखना, आपको मतलब याद आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती हैं। धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो वनस्पति में भी फर्क देखने को मिलता है ना। आगे देखिए, सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन व बर्च इन वनों की मुख्य वृक्ष हैं। ठीक है, तो ये वनों की मुख्य वृक्षों में देखिए सिल्वर फर है, जूनिफर, पाइन, बर्च, ये वृक्षों के नाम है। मैंने नहीं देखा, आपने कहीं देखा हो तो बताना, आप फोटो वगैरह कहीं यूट्यूब गूगल से देख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। ये जो हिमरेखा यानी कि हम हिमालय के उत्तर में बढ़ेंगे तो इन वनों के जो वृक्ष हैं ये छोटे होते जाएंगे। ठीक है, अंततः झाड़ियों के रूप के बाद ये अल्पाइन घास के मैदान में विलीन हो जाते हैं। उधर अल्पाइन घास के मैदान भी आपको देखने को मिलेगा जैसे आप उत्तर में जाते जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, इनका उपयोग गुज्जर तथा बक्करवाल जैसे घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, इन क्षेत्रों में गुज्जर और बक्करवाल जनजातियां हैं। ठीक है, तो वो अपनी पशुओं को, ये घुमक्कड़ जनजातियां, ठीक है, ये अपनी पशुओं को क्या है, चारे के रूप में ये वनस्पति का मतलब उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस लीचन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। तो अधिक ऊंचाई वाले भागों में क्या है, ये मांस लीचन टुंड्रा वनस्पति का ये क्षेत्र रहता है, कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इन वनों में प्राय कश्मीरी महामृग, इन वनों में कौन कौन सी पशु पक्षी पाई जाती हैं, तो देखिए कश्मीरी महामृग, ठीक है, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, बाईबैक्स, आईबैक्स है ये, कहीं कहीं लाल पांडा, घनी बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आप इनको याद कर लें कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, इन वनों में। आगे देखते हैं, यहाँ से मैंग्रोव वन देख लेते हैं। ठीक है, इन वनों के बारे में बात कर रहे थे, पर्वतीय वन। ठीक है, ये आप दिख रहे हैं ये। अब देखिए, ये मैंग्रोव वन, यह वनस्पति तटीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मैंग्रोव वन कहाँ पर, जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ज्वार भाटा आते रहते हैं ना, तो वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। ठीक है, मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घनी मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है, जो घनी मैंग्रोव है वो एक प्रकार की वनस्पति है। ठीक है, जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। ठीक है, मैंग्रोव वनों में क्या होता है, पौधे होते हैं ना,
उनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों की डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है, ठीक है। तो ये नदियों के डेल्टाई भाग में ये वनस्पति आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरबन वृक्ष पाए सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। क्या कह रहे हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है उनके द्वारा जो डेल्टाई क्षेत्र बनता है वहाँ पर क्या है, तो सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए उनको उस क्षेत्र को सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा ये कि सुंदरबन डेल्टा किसके नाम से फेमस है, तो वहाँ पाई जाने वाली सुंदरी नाम के वृक्षों की वजह से, ठीक है। आगे देखिए, जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है, ठीक। तो जो सुंदरी वृक्ष है इससे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है, भाई मजबूत पेड़ होता होगा तो उससे सुंदरी मतलब जो लकड़ी है मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो लताओं की तरह हो और वैसा ही मतलब बांस की तरह या कोई मतलब केली का पेड़ होता है, ऐसा नहीं, बहुत मजबूत वृक्ष होते हैं ये भी सुंदरी नाम की, ठीक है। आगे देखिए, नारियल, ताड़, क्योड़ा एवं सॉरी बंग बंग बंगार सॉरी नारियल, ताड़, क्योड़ा वो एगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। ये वह है, या एवं कह सकते हैं इसको, एगार के वृक्ष भी पाए जाते हैं। एगार एक पेड़ होगा कोई, ठीक है। आगे देखिए, इन क्षेत्रों का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में कौन सा जानवर प्रसिद्ध है, तो दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, ठीक है। जिसको रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं हम, ये हमारी किसमें, तो नोट में देखने को मिलता है, ठीक है। जो हमारे करेंसी हमारे देश की उसमें देखने को मिलता है आपको ये, ठीक है। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन, तो कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप जैसे जीव जंतु भी इनको इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। आओ विचार करें, इसको छोड़ देते हैं हम, ठीक है। वन्य प्राणियों पर अब अच्छे से ध्यान देते हैं। वनस्पति की भांति ही भारत की विभिन्न प्रकार की भारत भारत सॉरी वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति से भी धनी है। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राणी जीव जंतु हैं वो भी पाए जाते हैं। इन क्षेत्र इस मामले में हमारा देश अग्रणी है। अग्रणी मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत अधिक मात्रा में नहीं, मतलब फिर भी ठीक ठाक स्थिति में है, संपन्न है, ठीक है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं। हमारे देश में जीव जंतुओं की लगभग कितनी प्रजातियां हैं, तो 90,000, ठीक है। देश में लगभग 2,000 से भी अधिक देश में लगभग 2,000 से भी अधिक क्या है, पहले इसको बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा इसको देख लेते हैं। 2,000 से भी अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या छूट रहा था, फिर बाद में मतलब मिलता भी है तो हम उसको ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है। देखिए, औषधि पादप, आप इसको एक बार अच्छे से देख लें। ये औषधियों का महत्व दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। कौन सी मतलब औषधि किस काम में पाई आती है, तो ये सब, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको देखभाल एक दो बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्रियाकलाप को भी हम छोड़ देते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करना है। यह कुल विश्व का 13% है। क्या, तो जो भी जीव जंतु की बारे में बात कर रहे थे ना वो, यहाँ मछलियों की लगभग नहीं, मछलियों की लगभग आप कह सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रजातियां कुछ समय के बाद नष्ट भी हो जाती हैं। ये डाटा है जो कुछ साल पुराना भी रहता है, इसलिए हम इसको लगभग ही में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ मछली की लगभग 2,546 प्रजातियां हैं, ठीक है। जो विश्व की लगभग 12% है। विश्व की 12% मछलियों की प्रजातियां हमारे भारत में पाई जाती हैं, ठीक है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। भारत में विश्व के 5 से 8%
उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं, समझ रहे हो। तो इस प्रकार की जो भी होती हैं उभयचरी, सरीसृप और स्तनधारी जीव जंतु होते हैं, ये भी पाई जाती है। कितने? 5 से 12% संपूर्ण विश्व की, ठीक है, भारत में। आगे देखते हैं। हाँ, स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो स्तनधारी जानवर होते हैं उनमें हाथी सबसे महत्वपूर्ण है। स्तनधारी जानवर उनको कहते हैं दोस्तों जो जिनकी जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल भाषा में आप समझ रहे होंगे। जो बच्चों को दूध पिलाती हैं वो स्तनधारी जीव जंतु कहे जाते हैं, ठीक है। ये असम, कर्नाटक और केरल की उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाई जाती है, ठीक है। एक सींग वाली गेंडी अन्य जानवर हैं। एक सींग वाली गेंडी अन्य जानवर हैं जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्र में रहती हैं। एक सींग वाला जो गेंडा है वो भी एक महत्वपूर्ण जानवर है। एक अन्य अन्य जानवर की यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्र में, ठीक है। आगे देखिए, कच्छ के रण तथा थार थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधी तथा ऊंट रहती हैं। कह रहे हैं कि कच्छ के रण, कच्छ का जो रण क्षेत्र है गुजरात का, वहां पर, और राजस्थान की थार क्षेत्र में, थार मरुस्थल में क्या है? तो जंगली गधी, ठीक है, और ऊंट रहती हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि भारतीय भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा, छोटा मृग जिसे गैजल कहते हैं, तथा विभिन्न प्रजातियों वाली हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाई जाती हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सब जीव जंतु हो गए। आगे देख लेते हैं। हाँ, क्या आप जानते हैं भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। अब देखिए दोस्तों, एक एक्ट था, तो ये कब लागू किया गया? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, या वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। आपको इसको इसी नाम से याद रखना, ठीक है। तो भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। तो ये आप इसको याद कर लें, कहीं परीक्षा में आ भी जाती हैं ये चीज़ें, ठीक है, याद होना भी जरूरी है। आगे देखिए, भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है दोस्तों जहाँ पर शेर और बाघ एक साथ पाए जाते हो, ठीक है, सिर्फ भारत में। आगे देखिए, भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल यानी निवास स्थल कहाँ है? तो यहाँ से शुरू करना है। गुजरात में गिर जंगल है। गुजरात का गिर जंगल है, ठीक है। थोड़ा ऊपर छूट गया, उसको देख लेते हैं। ये वन प्राणी निचय, ये वो बनाए गए हैं जो उद्यान वगैरह होते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण वगैरह होते हैं ना। ये कहाँ का डाटा है? वन्य प्राणी निचय यानी कि जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, वो दाचीग्राम है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में है। राजा जी है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। कार्बेट है, ये भी उत्तराखंड में है। दुधवा ये उत्तर प्रदेश में है। सरिस्का ये राजस्थान में है, ठीक है। केवला देवी राजस्थान, रणथंभौर राजस्थान, शिवपुरी मध्य प्रदेश, चंद्रप्रभा ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। राजगीर वगैरह ये चीज़, ये क्या कहाँ पर है? तो ये बिहार में है। कान्हा किसली ये सब, सिमलीपाल ये उड़ीसा में है। संजय गांधी ये मुंबई, ठीक है। ये सब आपको ऐसे दोस्तों याद करना है, ठीक है, ठीक है। काजीरंगा ये सब में है। मानस ये सब में है। मैं दिल स्लो मोशन में ऊपर खिसका रहा हूँ इसको, स्लाइड को, आप इसका अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। वन्य प्राणी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, ठीक है। ये सभी देखिए लाल है, ये लाल बिंदु है जो, ये वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। और ये जो स्टार में है नीला, ये पक्षी अभ्यारण्य है। और ये ट्राइंगल है, ये नीला, ये डार्क नीला है, ये नेशनल पार्क है, ठीक है।
आगे देखते हैं, यहाँ से शुरू करना है फिर हमें। हाँ, बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड की वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। बाघ जो टाइगर होते हैं ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिम बंगाल की सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में, हिमालयी क्षेत्रों में, और मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों में। ठीक है, आप क्रम से ऐसे याद रखें, मध्य प्रदेश तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल की पश्चिम बंगाल की सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्रों में। ठीक है, क्रम ना हो याद तो वैसे भी आप किसी भी प्रकार के टिक बना सकते हैं। ठीक है, एक दो अक्षर आगे पीछे जोड़ जाड़ के जैसे भी बनाए आप याद कर लें। ठीक है, बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। बिल्ली जाति से ही तुलना की जाती है, बिल्ली प्रजाति से। ठीक है, इसमें तेंदुआ भी है। ये भी बिल्ली प्रजाति का ही जो जीव है माना जाता है। आगे कह रहे हैं, यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। तेंदुआ शिकारी जानवरों में क्या है, मुख्य है। आगे देखिए, हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं। जो हिमालयी क्षेत्रों में जीव जंतु होते हैं ये कठोर जलवायु को सहन कर लेते हैं, कठोर जलवायु में रहने की इनकी आदत होती है, और ये वहाँ पर अपनी अच्छी सी लाइफ जो भी ज़िंदगी में स्ट्रगल होता है वो अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हाँ, जो अत्यधिक ठंड में भी सहन करने वाले होते हैं, जो कि अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं, यानी कि इनका एक स्ट्रगल होता है, बहुत मुसीबतों में ये इनको रहना पड़ता है। इनके लिए घर तो होता नहीं है, बस सर्दी पड़ रही है, कहीं भी रहना है, बर्फ़ में रहना है, ये सब इनको मौसम का प्रभाव झेलना पड़ता है। ठीक है, फिर भी ये जीवित रहते हैं, इनकी ये विशेषता है। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। देखिए यहाँ लद्दाख जो क्षेत्र है, ठीक है, इसमें क्या है, तो याक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में याक पाया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पशु माना जाता है। ठीक है, वहाँ की जनजाति के लिए। ठीक है, और वो बहुत ही अनेक प्रकार से उनकी काम आता है। ठीक है, आगे देखिए, जो गुच्छीदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है, तिब्बती बारहसिंगा। ठीक है, ये याक के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, गुच्छीदार सींग होते हैं इसकी, बैल होता है, ये बैल की प्रजाति है जिसके भार लगभग 1 टन तो होता है। ठीक है, बड़े बड़े बाल होते हैं उस पर। ठीक है, आगे देखिए, तिब्बती बारहसिंगा, भारल यानी नीली भेड़। ठीक है, जंगली भेड़ तथा कियांग। ठीक है, कियांग, जंगली भेड़ तथा कियांग, तिब्बती कियांग, ये उसके नीचे से पढ़ना है क्या, इसके बाद ये यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, तिब्बती जंगली गधे भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सब पाई जाती हैं हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलता है। लाल पांडा बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है। ठीक है, ये भी पाया जाता है। आगे देखिए, नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाई जाती हैं। ठीक है, नदियों, झीलों एवं समुद्री क्षेत्रों में क्या पाई जाती है, तो कछुए, मगरमच्छ तथा घड़ियाल। ठीक है, घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। अब दोस्तों देखिए, ये घड़ियाल है ना, दुर्लभ प्रजाति है, और ये सिर्फ भारत में पाई जाती है, और अन्य देशों में भी पाई जाती होगी। यहाँ पे उसका जिक्र नहीं किया गया, इसलिए हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए, भारत में अनेक रंग बिरंगी पक्षी पाई जाती हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश की वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। जो देश की वनों और आर्द्र क्षेत्र जहाँ पे आर्द्र भूमि होती है, उमस जैसी रहती है। ठीक है, आर्द्रता वाली। ठीक है, वहाँ पर रहती हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं, हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है। जो हम इंसान हैं, हमने अपनी फसलें जैव विविधिक पर्यावरण से चुनी है, यानी हमने जो भी फसलें हैं ये पर्यावरण में पाई जाती थी पहले, हम उनको उनका उपयोग नहीं करना जानते थे, कैसे क्या करना है। भाई आलू ही ले लीजिए, आलू का कैसा क्या है, ये जड़ वो थी ना, तना। ठीक है, तो तना है जो आलू, अब इसका हम लाखों साल पहले की बात कर रहे हैं, तब इंसानों ने देखा भाई ये क्या चीज़ है, हज़ारों लाखों साल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने सोचा भाई इसको देखते हैं, खाने के बाद पता चला ये अच्छा है, फिर धीरे धीरे उनको खाने लगे। ठीक है, तो ये तो जैव विधिक विधिक पर्यावरण से ही तो लिया गया है ये सब। हम जो भी चीज़ अभी अभी नई नई सब्जियां पैदा हो रही हैं, है ना, तो ये क्या है, पर्यावरण की ही तो देन है। ठीक है,
आगे देखिए, खैर आगे देखिए, यानी खाने योग्य पौधों को निश्चय से हमने बहुत सी औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। ठीक है, तो जो भी वनस्पतियां हैं भाई उनको देखा जाता है, चेक किया जाता है ना, प्रयोग किया जाता है उन पर। ठीक है, अगर वो अच्छी होती हैं, उनमें जड़ी बूटियाँ भी होती हैं, फल फूल होते हैं, सब्जियां होती हैं। ठीक है, तो ये सब पहले उनको देखा जाता है, उसके बाद उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं दूध देने वाली पशु भी प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारी जानवरों में से चुने गए हैं। ठीक है, अब देखिए तो जो पशु पक्षी थे, पक्षी नहीं सॉरी पशु की बात कर रहे हैं, दूध देने वाले जो पशु हैं उनको भी हमने पहले देखा, पाला, उनका उपयोग किया, उसको उनको खाया होगा, फिर उनको देखा तो बछड़ा दूध पीता था, दूध जैसा कुछ है ना, देखा, फिर हमने भी उनका दूध दोहना शुरू किया होगा ऐसे ही है ना, फिर उनका दूध जब अच्छा स्वादिष्ट लगा, अच्छा लगा, फिर हम उनका उपयोग करने लगे। ठीक है, तो ये भी बता रहे हैं, ये भी प्रकृति से तो प्रकृति द्वारा दिए हुए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। ठीक है, ये भी प्रकृति की देन है। ठीक है, हालांकि इंसानों ने इनकी एक तरह से खोज ही की है। ठीक है, जो आज इंसानों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है, इंसानों की आजीविका चल रही है, उनकी बड़ी बड़ी व्यापार चल रहे हैं इन सभी चीज़ों से। ठीक है, और इंसानों के लिए बहुत फायदेमंद भी है। आगे देखिए, जानवर हमें बोझा ढोने के शिकार या तथा यातायात के साधनों के रूप में मदद करते हैं। ठीक है, इनमें मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये जानवरों से हमें बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या है ये एक न्यूज़ कट है, इसको छोड़ देते हैं। ये इसी एक शेर की का रह गया था, एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये गिर क्षेत्र का शेर है, ये फैक्ट था कि आप जानते हैं, इसको ऐसे ही बताया गया है। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, ये न्यूज़ कटेंगे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, इंग्लिश में दिया गया, उल्टा सीधा कब का होगा। खैर, ये परियोजना है, इसको आप देखें ना देखें कोई बात नहीं। ठीक है, ये प्रवासी पक्षी है, इसको देख लेते हैं थोड़ा, उसके बाद नीचे हमने जहाँ पर रोका है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरिया सारस बहुत संख्या में यहाँ आती है। ठीक है, यहाँ आती है। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण क्षेत्र है। भारत का जो गुजरात वाला कच्छ का रण क्षेत्र है, यहाँ पे साइबेरिया जो है वहाँ से सारस आती हैं। ठीक है, और वो यहाँ पर अपना कुछ समय व्यतीत करती हैं, सर्दियों के मौसम में वो यहाँ आते हैं। ठीक है, और फिर वापस चले जाते हैं। ठीक है, आती जाती रहती हैं। ठीक है, जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाले फ्लेमिंगोई हजारों की संख्या में आते हैं। ये भी एक पक्षी है, लाल कलंगी वाला फ्लेमिंगोई। ठीक है, फ्लेमिंगोई। ठीक है, आगे देखिए, और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती हैं ये। ठीक है, और बच्चों को पालती हैं। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों में से यह भी एक है। क्या यह हमारी कीमती धरोहर है? जी बिल्कुल है, ये कीमती धरोहर ही है दोस्तों, ताकि ये प्रवासी पक्षी आते हैं और ये इनके लिए, इनको देखने के लिए बहुत से पर्यटक लोग भी जाते हैं। ठीक है, पर्यटक जाते हैं ताकि वो फिर वो आजीविका का एक साधन बन जाता है ना। आगे देखिए, अंडे तक मैंने छोड़ दिया था। हाँ, मछली से भी पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत सी कीड़े मकोड़े फलों और वृक्षों की परागण में मदद करती हैं। ठीक है, बहुत सी कीड़े मकोड़े होते हैं जो फलों और वृक्षों की परागण में, यानी कि उनको बढ़ने में और उनकी जो वृद्धि होती है उनमें मदद करते हैं। ठीक है, कीड़े मकोड़े भी लाभदायक होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है हर एक कीड़े मकोड़े हानिकारक हो, हर एक कीड़े मकोड़े लाभदायक हो, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, कुछ विशेषताओं से भरी है, कुछ विशेषताओं से नहीं भरी है। ठीक है, आगे देखिए, मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखती हैं। ठीक है, आगे देखिए, हानिकारक कीड़ों पर भी नियंत्रण रहते हैं। तो कुछ जीव जंतु कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो खुद तो फायदा पहुंचाते ही हैं, और जो हानिकारक होते हैं उनको नष्ट भी करते हैं, उनको मारते भी हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। अतः उनका संरक्षण क्या है? अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों की अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं।
तो मनुष्यों ने इन चीज़ों इनका अत्यधिक दोहन किया, इनका अत्यधिक उपयोग किया। बहुत से जीव जंतुओं को मनुष्य ने काट कर खाया है, मार कर खाया है, उनका उनका मिसयूज किया है, ठीक है, उनका शिकार किया है, उनको अपने लाभ के लिए मारा है, ठीक है। और बहुत सी प्रजातियों का तो उन्होंने मनुष्य ने व्यापार भी किया है, ठीक है। तो इस वजह से बहुत कह रहे हैं लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं। जीव जंतुओं की अभी पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे जीव जंतु अभी आगे करें तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं, 20 प्रजातियां नष्ट भी हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये पादप पेड़ पौधों की बात कर रहे थे, ठीक है, संकट में है। 1300 प्रजातियां कह रहे हैं, देखिए लगभग 1300 प्रजातियां संकट में है और 20 प्रजातियां बिना नष्ट हो चुकी हैं। आगे देखिए काफी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। वन्य जीव यानी जो जीव जंतु हैं वो भी संकट में है और नष्ट भी हो चुकी हैं कुछ। आगे देखिए पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र जो है उसका बना रहना बहुत ही जरूरी है। यदि उसमें हस्तक्षेप किया जाएगा, ठीक है, किसी भी प्रकार से, तो वो हमारे ही लिए हानिकारक होगा, है ना। हमारे लिए हानिकारक इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यदि उनमें हम हस्तक्षेप करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा, है ना। समझ रहे हो। जो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है हम उनके साथ हस्तक्षेप करेंगे, उनका ठीक से देखभाल नहीं करेंगे, उनका मिसयूज करेंगे, ठीक है, उनको उनमें उनका मतलब अनैतिक उपयोग करेंगे, है ना, ठीक है, तो वो फिर हमारे लिए खतरा होगा ना कि नहीं। तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि इन सभी कारणों से हुआ है, ठीक है। आगे देखिए अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। तो देखिए ये आप इनको देख लेना, ये सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम है, इसको आप देखना, ठीक है। यहाँ से ये है, देखिए इसको हम दोहरा नहीं रहे हैं, आप इसको देख लेना एक बार, ठीक है। हम इसको दोहरा देते हैं, इसको भी आप देख ही लेना क्या है। मैं बार बार दोहराऊंगा, आप जबकि कुछ है नहीं है इसमें, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको रट्टा मार देना एक बार अच्छे से, ठीक है। 18 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र हैं ये सुंदरबन, ये इनको 18 हैं, इनको आप अच्छे से याद रखना। जीव मंडल निश्चय है, ठीक है, आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। देखिए कौन कौन से, तो सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिबांग, डिब्रू साइकबोवा, अगस्त मलाई, कंचनजंगा है ये जुआ, पचमढ़ी, अचनकमार, अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेष अचलम पन्ना, ठीक है। आप इनको 2-4 बार याद करेंगे हो जाएगा। कुछ छूट रहा है ऊपर, इसमें नहीं देखा, ये हो गया था, ठीक है। अब दोस्तों ये नीचे एक अभ्यास प्रश्न वगैरह आ गए हैं, इनको हमें पढ़ना नहीं है। आप चाहें तो पढ़ लें, हम तो स्किप ही कर देते हैं क्योंकि इससे कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। आप उसको जो भी कुछ पढ़ा है वो सब यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए। दोस्तों हमारी वीडियोज़ को शेयर करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल NCERT सर्किल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।